Good morning, students. Today we will see the anomalous properties of nitrogen, because earlier we have completed the features which are present in nitrogen, due to which nitrogen behaves abnormally or anomaly in the whole group. Let us first revise those features. The first feature is small size. Now I am having good handwriting with my fingers also. Small size, then high electronegativity. Electronegativity can be represented by chi also. High electronegativity. The third one is high ionization enthalpy. Fourth one is absence of d orbital. And because of these absence of d orbitals, nitrogen can form only p pi covalent bonds. ठीक है, it cannot form p pi d pi covalent bond, or sorry, it cannot form, क्या नहीं बना सकता ये, डी पाई, क्योंकि इसके पास डी है ही नहीं तो डी कहाँ से इन्वॉल्व होगा, पी पाई बॉन्ड भी नहीं बना सकता और डी पाई बॉन्ड भी नहीं बना सकता, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है. ठीक है, तो इसके नॉर्मल फीचर्स क्या क्या हुए, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, बिकॉज ऑफ विच it forms p pi bond and it cannot form d pi और d pi bond. ठीक है, पाई बॉन्ड्स जो बनाता है ये हमेशा p ऑर्बिटल का अपने p ऑर्बिटल को यूज़ करके दूसरे के p ऑर्बिटल के साथ ही बना सकता है. ठीक है, क्योंकि d इसके पास नहीं है तो दूसरे के साथ ना तो ये उसके d से ऑर्बिट बना सकता है, ना तो अपने d ऑर्बिटल को यूज़ करके दूसरे के p के साथ बना सकता है. ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्या क्या एनॉमलीज हैं. ठीक है, अब इसकी वजह से इसके प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंज होता है. लेट अस सी दिस. बिफोर दिस लेट मी रब दिस. ओके, nitrogen forms diatomic molecule N2. It is having 3 covalent bonds. In this 1s and 2p orbitals are involved. ओके अच्छा, इस तरह का ट्रिपल बॉन्ड बाकी कोई एलिमेंट ग्रुप में नहीं बनाता है, तो ये एक एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी हो गई, इसकी एनॉमली हो गई. ठीक है, अच्छा, ये बॉन्ड, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बिकॉज इट इज़ हैविंग 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स, बिकॉज ऑफ विच इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो जाएगी या बॉन्ड एंथैल्पी, दैट इज़ वेरी हाई. लगभग ये 941 किलो जूल होती है इसकी. 941.4 इज़ एग्जैक्ट वैल्यू, किलो जूल पर मोल बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ दिस बॉन्ड. ठीक है, ऐसा कोई ट्रिपल बॉन्ड ये बाकी के एलिमेंट्स नहीं बनाते, ये केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है. जैसे फॉस्फोरस को अगर हम देखें तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा. एंटीमनी या आर्सेनिक भी सिंगल बॉन्ड, एंटीमनी भी सिंगल बॉन्ड. अब इनके जो सिंगल बॉन्ड है दैट इज़ स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है उससे इनके बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होंगे, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को अगर कंपेयर करें तो ये बनाते ही नहीं है. और जो नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्गर. ठीक है, और अगर बिस्मथ की बात करें तो बिस्मथ तो हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो बिस्मथ तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता ही नहीं, इट फॉर्म्स मेटालिक बॉन्ड. ठीक है, रीज़न बिकॉज मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, या आप और रीजंस देखना चाहें तो इनर्ट पेयर इफेक्ट भी इसका एक रीज़न है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये इसके जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो ये मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा अच्छे से
बनाता है, ठीक है, बिस्मथ फॉर्म मेटालिक बॉन्ड। तो नाइट्रोजन की एक एबनॉर्मल प्रॉपर्टी हो गई, इट फॉर्म्स ट्रिपल बॉन्ड विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सिंगल बॉन्ड अगर बनाएगा दैट इज़ वीकर देन फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनीज सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये वीकर क्यों होता है, इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि छोटा साइज़ है, तो इसके अगल बगल जो बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं दैट इज़ हैविंग मोर रिपल्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जो नाइट्रोजन का बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज़ ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से ये बॉन्ड वीकर होता है, ठीक है। ये कंडीशन ट्रिपल बॉन्ड के केस में नहीं आती क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैटिनेशन टेंडेंसी अगर हम देखें, कैटिनेशन टेंडेंसी मतलब आपस में बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। तो कैटिनेशन टेंडेंसी नाइट्रोजन की बहुत कम होती है, नाइट्रोजन सिर्फ N2 ही बनाता है। इसके अलावा अगर हम फॉस्फोरस वगैरह देखें तो इनकी ये P4 बनाते हैं, तो इनकी कैटिनेशन टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इसके एबनॉर्मल प्रॉपर्टी में पहला तो आप इसके ट्रिपल बॉन्ड से लिख लेंगे, दूसरा आप लिखेंगे नाइट्रोजन इज़ हैविंग वेरी लो कैटिनेशन टेंडेंसी और वीकर कैटिनेशन। कैटिनेशन जानते हैं ना आप सेम एलिमेंट के साथ चेन बनाने की प्रॉपर्टी, जैसे कार्बन में बहुत अच्छी कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। नाइट्रोजन इज हैविंग वीकर कैटिनेशन टेंडेंसी इन कंपैरिजन टू द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। ये इसकी सेकेंड एबनॉर्मल प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी एबनॉर्मल प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन डी पाई पी पाई भी नहीं बना पाता, नाइट्रोजन डी पाई भी नहीं बना पाता, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स और ये सब चीज़ें बनाने की इसमें कोई बात ही नहीं आती है ना। तो आप एक एबनॉर्मल प्रॉपर्टी में भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई और डी पाई बॉन्ड बिकॉज ऑफ विच इट कैन नॉट फॉर्म डी पाई बॉन्ड विथ ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स के साथ ये बॉन्ड नहीं बना पाता। तो ये आगे ही हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी देखेंगे, अभी आप बस इतना लिखेंगे कि इसकी एक एबनॉर्मल टेंडेंसी है, ठीक है। तो एबनॉर्मल टेंडेंसी में हमने 3 पॉइंट्स लिख लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी की तरफ, ठीक है। दिस इज़ अनदर टॉपिक। बिफोर दिस लेट मी रब दिस ऑल। ओके, नाउ ऑल इज़ क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बाकी इसकी अदर एलिमेंट्स की या नाइट्रोजन की जो पूरी फैमिली जो है उसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जितनी बातें मैं बोल रही हूँ ये सब आपको मुझे लिख के दिखाना है, क्योंकि आप अगर लिखोगे नहीं तो दिमाग में कुछ नहीं रहने वाला, सब भूल जाने वाला है, ठीक है। तो आप इसको पहले एक बार लिखेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ सारे एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। इनका जो हाइड्राइड है वो किस टाइप का होगा, EH3, E इज़ द एलिमेंट, ठीक है। मतलब ट्राई हाइड्राइड्स बनाते हैं मेनली ये, ठीक है। ट्राई हाइड्राइड्स मतलब नाइट्रोजन का हाइड्राइड हो जाएगा अमोनिया, ठीक है। लेट मी कम टू द नेक्स्ट पेज, ठीक। फॉस्फोरस का हाइड्राइड हो जाएगा फॉस्फीन, बोलते हैं इसको, PH3। आर्सेनिक का आर्सेनिक ट्राईहाइड्राइड, देन एंटीमनी ट्राईहाइड्राइड एंड द लास्ट वन इज़ बिस्मथ ट्राईहाइड्राइड। तो मतलब हाइड्रोजन के साथ ही क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स, ठीक है। लेकिन इन हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, मतलब अमोनिया इज़ द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड, ठीक है। अब ये अगर स्टेबिलिटी कम हो रही है तो इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, नीचे का अगर स्टेबल नहीं है तो थोड़ी सी एनर्जी देने पे भी टूट जाएगा ना। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी ऊपर से नीचे
घटेगी, मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी हो जाएगी, अमोनिया की। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो वो भी ऊपर से नीचे घटती जाएगी क्योंकि स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें अगर कम हो रही हैं, स्टेबिलिटी कम हो रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो रही है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर यानी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये अनस्टेबल हो गया, ये इजीली जो है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करेगा। यहाँ ये +3 में है, ये +5 में जा सकता है। +5 में जाने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, +3 से +5 में जाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन इसको दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन, इट मीन्स इट इज़ हैविंग रिड्यूसिंग कैरेक्टर, है ना। तो यानी ये अनस्टेबल है, तो ये चेंज कर सकता है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को, या इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। इलेक्ट्रॉन लूज़ करना मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। या आप सिंपली इस टर्म में भी लिख सकते हैं, द मॉलिक्यूल विच इज़ हैविंग लेसर स्टेबिलिटी और लेसर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी विल हैव ग्रेटर रिड्यूसिंग कैरेक्टर। जो अनस्टेबल होगा उसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो अगर हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ट्रेंड पूछे ऊपर से नीचे, तो ये क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, यही बात यहाँ पे भी लिख रही हूँ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप वाइल द स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा बेसिक कैरेक्टर अगर हम देखें, बेसिक ये सारे बेसिक हैं, नाइट्रोजन के सारे हाइड्राइड्स जो है वो दे आर ऑल बेसिक। ठीक है, लेकिन इनका बेसिक कैरेक्टर भी नीचे ऊपर से नीचे घटता जाएगा। बेसिक कैरेक्टर ऑल्सो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्यों, अमोनिया इज़ द मोस्ट बेसिक हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर जो सब में, वैसे तो सब में अवेलेबल है, लेकिन ये इजीली अवेलेबल है नाइट्रोजन के केस में। ठीक है, साइज़ छोटा होने की वजह से, तो इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा है। साइज़ छोटा हो तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है अमोनिया का इन कंपैरिजन टू द अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्या क्या बातें हमने की हाइड्राइड्स के केस में, स्टेबिलिटी घटती जाएगी ऊपर से नीचे तक। पहले तो EH3 बनाएंगे, ये आप लिखेंगे पूरा। ठीक है, इनके सारे हाइड्राइड्स के नाम भी लिखेंगे। स्टेबिलिटी घटती जाएगी ऊपर से नीचे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आल्सो डिक्रीजेज, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज एंड बेसिक कैरेक्टर आल्सो डिक्रीजेज। अगर मैं आपको ये इसमें ऑर्डर लिखने को बोल दूँ, राइट द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो आप सबसे पहले लिखेंगे अमोनिया, देन फॉस्फीन, देन आर्सेनिक ट्राईहाइड्राइड, देन एंटीमनी ट्राईहाइड्राइड एंड द लास्ट वन इज बिस्मथ ट्राईहाइड्राइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की तरफ। बिफोर दिस लेट मी क्लियर दिस। ओके, नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन हो गया, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड्स बनाएंगे। ऑक्साइड्स इनके किस तरह के होते हैं, E2O3 और E2O5। मतलब डाई, अगर नाइट्रोजन का केस है तो N2O3 एंड N2O5। नाम क्या बोलेंगे, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड और ड्राई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड से बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, हाइड्राइड्स तो इनके बेसिक थे, लेकिन इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। ठीक है, वैसे भी हम जानते हैं कि मेटल के ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। ठीक है, तो ये इनके ऑक्साइड्स क्या होंगे, इनका नेचर क्या होगा, एसिडिक होंगे। ठीक है, अब ये एसिडिक कैरेक्टर का क्या होगा ऊपर से नीचे, अगर हम सबके डाई एलिमेंट ट्राई ऑक्साइड या पेंटा ऑक्साइड्स देखें, तो उनमें जो एसिडिक कैरेक्टर है, जैसे कि बेसिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे घट रहा था, वैसे ही एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज़ होगा ऊपर से नीचे। अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ट्राई ऑक्साइड एंड पेंटा ऑक्साइड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड्स होंगे दे आर प्योरली एसिडिक, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे घट रहा है ना, ये तो एसिडिक होंगे, लेकिन नीचे वाले एसिडिक नहीं भी होंगे। और बल्कि बिस्मथ का जो ऑक्साइड है, बिस्मथ इज़ हैविंग मेटेलिक कैरेक्टर ना, बताया ना मैंने, बिस्मथ मेटेलिक हो जाता है, तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो मेटल के ऑक्साइड जैसा हो जाएगा। और मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर,
इसका ऑक्साइड ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई ऑक्साइड्स की बात। मुझे लगता है कि आपको रीज़न भी समझ में आ गया होगा। ऊपर वाले एसिडिक है, नीचे वाले बेसिक है। क्यों बेसिक है? क्योंकि नीचे बिस्मथ में मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ कर रहा है। मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करने का मतलब मेटल के ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, सो बिस्मथ ऑक्साइड इज हैविंग बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। आगे बढ़ते हैं। बिफोर दिस लेट मी रब दिस। ओके, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। हेलोजन के साथ ये क्या करेंगे, ट्राई, वहाँ यहाँ भी ये ट्राई और पेंटा ही फॉर्म में रहेंगे। हेलोजन्स के साथ ये बनाएंगे ट्राई हेलाइड्स और एक्सिस हेलोजन पेंटा हेलाइड्स। ठीक है, EX3 और EX5। नाइट्रोजन पेंटा हेलाइड्स नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन, नाइट्रोजन क्यों नहीं बनाता पेंटा हेलाइड्स? क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो वो हेलोजन्स के साथ p-pi-d-pi बॉन्डिंग ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट हैविंग पेंटा हेलाइड्स। लेकिन बाकी के एलिमेंट्स पेंटा हेलाइड्स बनाते हैं। ठीक है, ये भी जितनी बातें मैं बोल रही हूँ सब आप एक बार ज़रूर लिखेंगे कॉपी में। हर बात आनी चाहिए, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो नहीं दोहराएंगे और नहीं याद होगा, भूल जाएगा हर चीज़। ठीक है, तो उसको ज़रूर लिखिए। पेंटा हेलाइड्स जो है वो, पेंटा हेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली आर मोर कोवेलेंट दैन ट्राई हेलाइड्स। क्यों ज़्यादा कोवेलेंट होते हैं? इसका रीज़न क्या हो सकता है? जैसे अगर हम फॉस्फोरस की ही बात करें, फॉस्फोरस फॉर्म्स पेंटा हेलाइड्स, है ना। फॉस्फोरस पेंटा हेलाइड हमने कई बार पढ़ रखा है 11th क्लास में। इसका शेप के बारे में भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। इसका शेप क्या होता है? इट्स शेप इज़ ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। याद है आपको? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप होता है ना इसका। तो अब इस शेप में अगर आप देखिए तो इसका जो पूरा डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो हो जाता है। क्यों ज़ीरो हो जाता है? क्लोरीन इज़ हैविंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो डाइपोल इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, यहाँ भी इधर शिफ्ट होगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा ना, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो टोटल मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो गया? ज़ीरो। अब डाइपोल मोमेंट ही नहीं है, कोई आयनिक कैरेक्टर ही नहीं है मॉलिक्यूल में, तो क्या होगा? उसकी कोवैलेंसी कम हो जाएगी, कोवैलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। अगर आयनिक कैरेक्टर अभी हमने क्या बात की? पेंटा हेलाइड्स आर मोर कोवैलेंट। तो अगर आयनिक कैरेक्टर जीरो हो गया, डाइपोल मोमेंट का मतलब आयंस बनाने के लिए, मतलब पोल्स डेवलप होना, पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप होना। डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया मतलब आयनिक कैरेक्टर तो है ही नहीं, आयनिक कैरेक्टर नहीं है तो कोवैलेंट कैरेक्टर अपने आप ज़्यादा हो गया, है ना, पेंटा हेलाइड्स में। अब अगर हम ट्राई हेलाइड देखें तो ट्राई हेलाइड की बात करें, यानी PCl3 की बात करें, अगर हम PCl3 का स्ट्रक्चर अमोनिया की तरह ही PCl3 का स्ट्रक्चर भी पिरामिडल होता है। ठीक है, पिरामिडल स्ट्रक्चर यानी यहाँ पे एक लोन पेयर भी होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? दिस डाइपोल विल शिफ्ट हियर, दिस डाइपोल विल शिफ्ट हियर एंड दिस डाइपोल विल शिफ्ट हियर। तो आप देखोगे इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा और इसका तो ऑलरेडी है, तो ये दोनों एड अप हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी इस द मॉलिक्यूल हैज़ सम डाइपोल मोमेंट, इसका कुछ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, इसमें आयनिक कैरेक्टर है। तो इस वजह से ट्राई हेलाइड्स आर हैविंग लेस कोवेलेंट कैरेक्टर देन पेंटा हेलाइड्स, क्योंकि पेंटा हेलाइड्स का डाइपोल मोमेंट जीरो हो रहा है जबकि ट्राई हेलाइड का डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। दैट्स वाई पेंटा हेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राई हेलाइड्स। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब लास्ट हम देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। सारे एलिमेंट्स इस ग्रुप के मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि मेटल के साथ अगर जब भी रिएक्ट करेंगे तो मेटल विल शो द पॉजिटिव नेचर एंड द नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट विल हैविंग द -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, बिस्मथ हो, सभी जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे और मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे। तो लास्ट टॉपिक आपको यहीं से बस देख के इससे पहले मैं इसको क्लियर कर दूँ। हाँ, ये टॉपिक आप लास्ट वाला ये आप यहीं से लिख लेंगे, आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा क्या क्या ये बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बच्चों ये दो तीन पॉइंट्स एग्जाम्पल में और इंटेक्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं, आप उसको कर लेंगे। कल मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी इन एग्जाम्पल्स के साथ
और इस इंटेक्स क्वेश्चन के साथ। आई होप कि आज की क्लास के बाद आपको ये एग्जांपल्स और ये दोनों क्वेश्चन के आंसर अपने आप मिल जाएंगे। इन केस अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कल हम लोग इसको डिस्कस करते हुए फिर डाई नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।